Good morning friends, welcome to the Abhyas Academy. So today we are going to start the topic trigonometry. This is for class 10th actually CBSE. तो ज़्यादातर बच्चे समझते हैं कि बड़ा डिफ़िकल्ट सा चैप्टर है, राइट? लगता है कि मुश्किल चैप्टर है या लेंथी चैप्टर है, और सबसे ज़्यादा डराने वाली चीज़ इसमें जो लगती है, जो नाम आते हैं ना अजीब अजीब से, साइन थीटा, कॉस थीटा, ऐसा लगता है किसी मिसाइल, किसी बम का नाम है और ये बस दिमाग ख़राब कर देंगे, पर ऐसा नहीं है। जब आप इसकी रियलिटी को समझेंगे तो पता चलेगा बहुत ही ज़्यादा आसान चीज़ है। और मैं कहता हूँ कि सभी चैप्टर्स में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने जा रहा है ये। अब कैसे होगा, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले इसके नाम को क्लियर करते हैं, जैसा कि मैं हमेशा कहते ही हूँ। तो ट्राई का मतलब होता है थ्री। क्या मतलब होता है? थ्री। गोनो का मतलब होता है साइड से, साइड या एंगल से एक्चुअली। तो आप लिख सकते हैं साइड्स या एंगल्स। डन। और मेट्री का मतलब मेजरमेंट से है। मेट्री का मतलब किससे है? मेजरमेंट से। यानी कि सीधे सीधे आप ये समझ सकते हैं कि हम तीन साइड वाले या तीन एंगल वाले किसी फिगर का मेजरमेंट करने जा रहे हैं, है ना? तो जो इसका मीनिंग होगा, अगर इसके वर्ड के हिसाब से देखें, ठीक है। अभी इसको मीनिंग को और क्लियर करते हैं। मीनिंग क्लियर हुआ तो चैप्टर आपका काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, बात जब तीन साइड की आ रही है या तीन एंगल्स की आ रही है, और मैं आपसे बात करता हूँ पॉलीगन्स की, तो थ्री साइडेड पॉलीगन क्या होता है? ट्राइंगल होता है। am I right? क्या होता है? ट्राइंगल। A triangle is something which is having three sides actually, a closed figure made by sides. और अगर इसमें तीन साइड्स होती हैं तो इंटीरियर एंगल्स की अगर मैं बात करूं तो वो भी तीन ही होंगे। am I right? तीन साइड तीन एंगल मान लेते हैं, तीनों साइन डिनोट कर रहा है कि तीनों साइड इक्वल है। साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे। इस तरीके से कभी दो साइड इक्वल हो सकती हैं या एक भी साइड इक्वल ना हो। इन दिस वे स्केलन ट्रायंगल आपके पास होगा जिसमें एक भी साइड इक्वल नहीं होगी। एक आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा जिसमें कोई दो साइड इक्वल होंगी। दो साइड इक्वल होंगी तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो वो जब हम ट्रायंगल चैप्टर पढ़ेंगे या ट्रायंगल आपने किया हुआ होगा तो आपको क्लियर होगा। 9th क्लास में भी आपने किया हुआ इसके बारे में। खैर आगे चलते हैं। तो हमें बात पकड़ में आ गई, ट्रायंगल तक हम अपने आप पहुँच गए इसके मीनिंग के हिसाब से। ट्रायंगल की डिटेल में ज़रा और जाते हैं तो एक्चुअली हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू द एक्यूट एंगल्स, रिलेटेड टू द एक्यूट एंगल्स। अब एक्यूट एंगल से रिलेटेड है तो इस बात को यहीं पे पकड़ लो बस। अगर एक्यूट एंगल की हम बात कर रहे हैं, ट्रायंगल में अगर कोई दो एंगल एक्यूट हैं, मान लेते हैं दोनों एंगल एक्यूट एंगल हैं, और इस एंगल को हम राइट एंगल मान लेते हैं, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ मैक्सिमम ओनली टू एंगल्स आर एक्यूट इन अ गिवन ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल में दो ही एंगल एक्यूट हैं, दो से ज़्यादा हो सकते हैं। हाँ, अगर आप बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। खैर अगर मैं कहूँ कि सिर्फ दो ही एक्यूट एंगल्स हैं तो डेफिनेटली तीसरा एंगल आपका क्या हो जाएगा? राइट एंगल हो जाएगा। इट मीन्स, तो ले दे के आपको क्या समझना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, हम बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है। और जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल पे पहुंचते हैं, मान लेते हैं इसको कोई नाम दे देते हैं साइड को, लेट्स से ए बी सी। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है? ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल्ड एट बी, यानी कि बी पे राइट एंगल बना हुआ है। am I right? अब जैसे ये राइट एंगल आ जाता है, राइट एंगल आते ही आप एक छोटी सी चीज़ को समझ जाओ। राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज़ है जो बहुत बार आप लोगों ने की है, दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम। am I right? पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? द स्क्वायर ऑफ द लोंगेस्ट साइड, द स्क्वायर ऑफ द लोंगेस्ट साइड in a right angle triangle is equal to the sum of the squares of the remaining two sides। और आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बस यहीं से आपकी दिमाग की बत्ती जलनी शुरू हो जाएगी। ये जितना भी मैंने अभी आपको बताया ये सब आप कर चुके हैं इन द सेंस ट्रायंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, पाइथागोरस, ऑल दीज थिंग्स यू नो वेरी वेल।
ट्रायंगल लेते हैं कोई। डन। अभी ध्यान से समझना, हमें नहीं पता ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है, बस हमने एक ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल को नाम दे दिया हमने ए, बी और सी। राइट एंगल कर दिया बी पे, राइट एंगल कर दिया बी पे, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं आपको अपनी तरफ से ये देखना है सबसे पहले कि कितनी साइड है ट्रायंगल में, ओब्वियसली 3 है। फिर इन तीनों साइड को लेकर के आपको अलग अलग रेशोज बनानी है। क्या बनानी है? रेशोज बनानी है। जो लॉन्गेस्ट साइड की मैं बात कर रहा हूं, लॉन्गेस्ट साइड एक्चुअली ये जितनी भी कहानी चल रही है अब ये सब राइट एंगल ट्रायंगल में चल रही है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। डन। तो लॉन्गेस्ट साइड जो होगी आपकी वो क्या होगी? दैट इज द साइड अपोजिट टू राइट एंगल। जो भी राइट एंगल के अपोजिट साइड होगी वही लॉन्गेस्ट साइड होगी। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली मैं कहूँ आपसे कि आप इसे मतलब एक एग्जांपल के तौर पे अगर समझो तो मान लेते हैं ये 2 रेज हैं जो एंगल बना रही हैं एक दूसरे के बीच में, ठीक है। अब जितना ज़्यादा मैं इसको एक्सटेंड करता चला जाऊंगा, एक्सटेंड इन द सेंस कि यहाँ जो ये एंगल बन रहा है बीच में, ठीक है, वेयर इज़ माई फिंगर एक्चुअली, तो अगर ये एंगल मैं बढ़ाता चला जाऊं तो आप जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में मैक्सिमम एक ही 90 डिग्री का एंगल हो सकता है, एक से ज़्यादा राइट एंगल नहीं हो सकते। एम राइट? क्योंकि टोटल एंगल सम कितना आता है? 180 होता है। अगर 2 एंगल 90 डिग्री के हो तो तीसरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। एम राइट? तो अगर एक राइट एंगल आप ले चुके हैं तो बाकी दोनों एंगल में से कोई भी एंगल राइट एंगल नहीं हो सकता। अब राइट एंगल नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है? तो वो 90 से छोटे ही होंगे, यानी कि एंगल सी एंड एंगल ए बोथ आर दी एक्यूट एंगल्स हियर। ये दोनों क्या हो गए? एक्यूट एंगल्स हो गए। अब बात को बड़े ध्यान से पकड़ना, इसलिए मैं क्या कह सकता हूं डायरेक्टली कि लॉन्गेस्ट साइड वो होगी जो लार्जेस्ट एंगल के अपोजिट होगी, जो लार्जेस्ट एंगल के अपोजिट होगी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 90 डिग्री वाला जो एंगल है ये सबसे बड़ा है, बाकी मतलब तीनों एंगल्स में अगर कंपेयर करें ऑब्वियसली बड़ा होगा। राइट? क्योंकि ये दोनों कैसे हो गए? एक्यूट हो गए। तो साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज द लॉन्गेस्ट वन, डन। और इसी को हम हाइपोटेनियस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हाइपोटेनियस। चलो ये बात तो समझ में आती है। इसके बाद कहानी थोड़ी सी आपको समझनी है और ये मजे की चीज है। साइड अपोजिट टू द एंगल चूजन। अब ये चूजन क्या है वो भी हम आगे समझेंगे। फिलहाल बस आप इतना समझो कि जो भी एंगल हम ले रहे हैं, जिस एंगल के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, उस एंगल के अपोजिट वाली साइड, उस एंगल के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। डन। इसका मतलब अगर मैंने लिया एंगल सी, अगर मैं एंगल सी को रेफरेंस मानता हूं तो एंगल सी के अपोजिट कौन है? ए बी। तो ए बी बन जाएगा परपेंडिकुलर, नो डाउट। फिर बच्चे कहेंगे सर ये तो मैं पहले से ही पता था परपेंडिकुलर होगा, क्यों खामखा इतनी बड़ी कहानी लिखी? तो मजे की बात समझो क्या, अगर मैंने एंगल ए ले लिया तो दिस विल बी दी परपेंडिकुलर। बात पकड़ में आ गई? तो आपको यहाँ पे मजे की बात क्या समझनी है कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? इंटरचेंज हो सकते हैं। ये बड़ी मजे की चीज़ है, इसे ध्यान रखना, नोट कर लो अपनी लैंग्वेज में। परपेंडिकुलर और बेस, जैसे मैं परपेंडिकुलर को पी और बेस को बी लिख रहा हूँ, आप सिर्फ पी और बी लिख के काम नहीं चला सकते, यू हैव टू राइट डाउन इन अ कंप्लीट वे, ठीक है, वरना मार्क्स कट हो जाएंगे। हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में कितना सीखा? कुछ भी नहीं सीखा एक्चुअली। अभी हम बात कर रहे थे सिर्फ ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की, पाइथागोरस थ्योरम की। हम राइट? एक छोटी सी चीज़ बस हमने सीखी है कि परपेंडिकुलर और बेस का अपना कुछ लोचा है एक्चुअली, ये फिक्स नहीं है ना। तो अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों के साथ हो जाती है, ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, लेट्स से पी क्यू आर, आपसे पूछा जाएगा, मान लेते हैं क्यू पे राइट एंगल है, ठीक है ना, आपसे पूछा जाएगा व्हाट शुड बी दी परपेंडिकुलर, तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर इज पी क्यू, ठीक है आपके हिसाब से। लेकिन इसी ट्रायंगल को अगर कुछ ऐसे बना दिया जाए, ठीक, यानी कि ये आपका पी क्यू आर कुछ ऐसे बन जाए, बात पकड़ में आ रही है? मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल को ऐसे कर दिया, तो अभी परपेंडिकुलर क्या लग रहा है आपको देखने से? क्यू आर लग रहा है, हम राइट?
तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों चेंज हो सकते हैं, लेकिन अभी ये फिगर आपको उल्टी सीधी नहीं करनी है, कॉपी उल्टी सीधी नहीं करनी है, आपको बैठ के कभी कॉपी घुमाने लगो. What you have to do, you just have to check which of the angle you have chosen for the reference और for the means referral angle आपने कौन सा लिया है. अब ये एंगल हम क्यों ले रहे हैं, क्या रीज़न है इसका, ये एक्चुअली हम इसीलिए ले रहे हैं ताकि परपेंडिकुलर और बेस का कंफर्म हो सके कि विच शुड बी दी परपेंडिकुलर एंड विच शुड बी दी बेस. तो उससे पहले वापस अपने सवाल पे आते हैं. मैंने आपसे कहा कि एक ट्राइंगल है, लेट्स से ए बी सी राइट एंगल एट बी. आपके पास 3 साइड्स हैं, आपके पास 3 साइड्स हैं. अभी एंगल मैं सी मान लेता हूँ और इस सी को भी मैं कुछ नाम दे देता हूँ. चलो इसको नाम दे देते हैं, लेट्स से एक्स नाम दे दिया. ठीक है, पुराना वेरिएबल है, जान पहचान का है अपने, है ना, हमेशा एक्स ही मान लेते हैं अधिकतर हम. खैर, तो अगर मैंने एंगल एक्स मान लिया तो इस हिसाब से मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, एंगल एक्स लिया है तो अपोजिट एंगल चूजन, द साइड अपोजिट टू द एंगल चूजन विल बी दी परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर क्या बन गया मेरा, ए बी बन गया इस हिसाब से, है ना. इसी तरीके से मेरा बेस क्या हो जाना चाहिए, बेस हो जाना चाहिए मेरा सी बी. तो बेस क्या हो गया, सी बी. और हाइपोटेनस क्या होगी, हाइपोटेनस के लिए तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है, एंगल भी सोचने की जरूरत नहीं है, बस राइट एंगल देखो कहाँ है, इसके अपोजिट ए सी, दैट्स इट. ये बात पकड़ में आ गई. अगर ये बात आपको पकड़ में आ गई तो आपको 3 अलग अलग साइड्स आ गई आपके पास ट्राइंगल की, है ना. एक राइट एंगल ट्राइंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तो 3 साइड्स आ गई आपके पास. अब इस बात को और थोड़ा सा डिटेल में लेके जाते हैं. अब आपको क्या करना है, अब मैं इस ट्राइंगल को रब कर देता हूँ. ट्राइंगल आपको समझ में आएगा हम क्या ले रहे हैं. 3 साइड है आपके पास, ठीक है. एक साइड है आपके पास ए बी, एक है सी बी, एक है ए सी. इन तीनों साइड्स की हेल्प से आपको रेशोज बनानी है अलग अलग. ठीक, तो सबसे पहली रेशो मैं बना लेता हूँ. लेट्स से मैंने लिख लिया ए बी अपॉन ए सी. ठीक, दूसरी रेशो मैंने लिख ली लेट्स से सी बी अपॉन ए सी. और तीसरी रेशो मैंने लिख दी, तीसरी रेशो मान लेते हैं ए बी अपॉन सी बी. चलो ए बी अपॉन सी बी, जो मर्जी रेशो ले लो, आपकी मर्जी है ना. अच्छा, इसके बाद की कहानी समझो ज़रा ध्यान से. इसके बाद आप क्या रेशो ले सकते हैं, इसके बाद आप ले सकते हैं लेट्स से 4th नंबर पे आपने ले लिया, इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं, आप कर सकते हैं ए सी अपॉन ए बी. इसका भी कर सकते हैं, फिर तो क्या दिक्कत है, इसको लिख सकते हैं ए सी अपॉन सी बी. और फिर इसका भी कर सकते हैं, है ना. इसके साथ ही क्या दुश्मनी करनी, इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, हमें जगह चाहिए लिखने के लिए. तो ये हो गया आपका ए सी अपॉन सी बी. और फिर 6th नंबर पे हो गया आपके पास सी बी अपॉन ए बी. डन. तो ले देखिए 6 रेशो बनती हैं. आप वीडियो को पॉज करके अपना दिमाग लगा के देखो क्या और भी रेशोज बना पाना पॉसिबल है. तो मान लो कि ऐसे किसी मैथमेटिशियन ने दिमाग लगाया, है ना, 6 रेशो बनाई, ये 6 ही बन रही है, इससे ज़्यादा बन नहीं पा रही है एक्चुअली राइट एंगल ट्राइंगल में. तो ये 6 रेशो बनाई, तो अब बनाई तो उनको नाम भी देना पड़ेगा, कुछ नहीं. तो नाम कुछ इस तरीके से दिया, वे नाम समझना ज़रा. तो उसने 6 अलग अलग नाम उठाए. उसने सबसे पहले जो नाम उठाया दैट वाज साइन, है ना, ये नाम है ऐसे ही. दूसरा नाम उसने उठाया कोसाइन. डन. तीसरा नाम उसने उठा लिया टेंजेंट. चौथा नाम हो गया आपके पास, इसके आगे लिख लेते हैं कोसिकेंट. 5वां नाम हो गया साइन कोस टैन कोसेक सेक कॉट, यानी कि सेकेंड. और 6ठा नाम हो गया क्या, कोटेंजेंट. डन. तो ये नाम जरा ध्यान से देख लो. हालांकि मैंने इस फॉर्म में यूज़ नहीं करना, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे. इतना लंबे लंबे नाम कौन लेगा, है ना. जैसे किसी का नाम होता है बहुत लंबा सा, तो उसे हम निक नेम थोड़ा छोटा कर लेते हैं. तो साइन कोसाइन टेंजेंट कोसिकेंट सेकेंट और कोटेंजेंट. तो ये मैंने बस लिख दिया है, आप लोग पोज करके से नोट कर लेना अगर ज़रूरत पड़े तो. बाकी मैं से रब कर रहा हूँ. अभी आगे मैं वो लिखने जा रहा हूँ कि जिस नाम से हम इनको पुकारते हैं, है ना. सबसे पहली रेशो को नाम दे दिया गया, इसको नाम दे दिया गया साइन. क्या नाम दे दिया, साइन.
अब साइन जो पूरा हमने लिखा था SINE साइन, यहाँ हम लिखते हैं खाली SIN, हालांकि SIN सिन माने पाप हो जाता है, और ये पाप ही है कब तक, जब तक आप ये नहीं बताओगे कि एंगल कौन सा लिया है। बात पकड़ में आ रही है। आपने AB को परपेंडिकुलर माना, लेकिन कब, जब आपने एंगल क्या लिया था, जब आपने एंगल C मेजर किया था, जिसे आपने x माना था, राइट। अगर आपका ट्राइंगल ABC है, इसे x माना था, तभी तो आपने AB को फिक्स किया कि हाँ ये परपेंडिकुलर होगा क्योंकि एंगल ये है, राइट। तो आपको एंगल लिखना पड़ेगा कि नहीं, जब तक आप एंगल नहीं लिख लेंगे तब तक गड़बड़ हो जाएगी। तो आपने लिख लिया ऐसे sin x, डन। इसी तरीके से अब एंगल आपका x ही रहना सबके साथ, क्योंकि आपने एंगल x मान लिया फिलहाल के लिए। तो दूसरे वाले को नाम दे दिया कोस, ठीक है, जिसे कोसाइन बोलते हैं, तो उसके लिए हमने यूज कर लिया cos x। तीसरा जिसे टेंजेंट बोलते हैं, तो टेंजेंट के लिए हम सिर्फ 10 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? 10। एंगल हमारे पास x है, ठीक है। उसके बाद तो ये हो जाता है आपके पास कोसेक इज मीन्स विद द एंगल दैट इज x। फिर ये हो जाता है आपका सेक x जो सेकंड था, हम राइट। बात को बड़े ध्यान से पकड़ना, यहाँ पे ये स्टार्टिंग है, अगर ये आपने पकड़ ली तो बहुत मजेदार चैप्टर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं CB/AB दैट इज कोटेंजेंट। तो कोटेंजेंट पूरा ना लिख के कॉट लिख देते हैं, एंगल x चल ही रहा है आपका। इतनी बात पकड़ में आ गई। तो अब सवाल उठता है सर इसको साइन ही क्यों दिया नाम, इसको कोसेक भी तो दे सकते थे, या यही नाम क्यों दिए, इसको चिंटू पिंटू मिंटू भी तो दे सकते थे, राकेश मनीष कुछ ऐसा नाम दे देते, है ना, या कोई लड़कियों का नाम दे देते, रेखा नाम दे देते, इसको क्या समस्या थी। तो समस्या कुछ ऐसी है बेटा, एक तो हमें नाम यूज़ करने यूनिवर्सल, है ना। तो अब सोच के देखो कितना बुरा लगेगा, नहीं, चिंटू x, चिंटू थीटा, पिंटू गामा, बड़ा अजीब सा नहीं लगेगा। खैर, दिस इज द पार्ट ऑफ अ जोक एक्चुअली। अब रियलिटी पे पहुंचते हैं। रियलिटी क्या है? द मैथमेटिशियन हु वाज डूइंग दैट एक्चुअली, तो ग्रीक लैंग्वेज के हिसाब से उसने इस तरीके के कुछ नामों का इस्तेमाल करा अपनी लैंग्वेज के हिसाब से। अब जब उसने इस्तेमाल किया, इनको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया, अब जो नाम इसका रखा गया सो रखा गया, दैट इज यूनिवर्सल नाउ। अब साइन एक्स का मतलब AB/AC ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन AB और AC क्या डिनोट कर रहे हैं उस बात को पकड़ो। उसको पकड़ने के लिए आपको क्या समझना है, सिर्फ इतना समझना है, अगर ट्राइंगल हमारे पास कुछ ऐसे था ABC, एंगल हमने ये लिया था x, तो AB का मतलब क्या था? परपेंडिकुलर। तो AB क्या डिनोट कर रहा था? परपेंडिकुलर। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ परपेंडिकुलर बेस। अच्छा, उसी तरीके से CB क्या डिनोट कर रहा था? बेस को डिनोट कर रहा था। और AC किसको डिनोट कर रहा था? या हाइपोटेनस को डिनोट कर रहा था। बात पकड़ में आ रही है? अब समझ जाओ, बस कहानी आपके सामने आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि साइन एक्स का मतलब होगा AB/AC। AB इज परपेंडिकुलर एंड AC इज हाइपोटेनियस। बात पकड़ में आई? तो साइन एक्स का मतलब होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखो ट्राइंगल आप कैसा भी बनाओ, मतलब ABC, PQR, LMY, वट एवर यू वांट टू मेक द ट्राइंगल यू कैन। एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, लेकिन उस राइट एंगल ट्राइंगल में ये तीनों चीजें तो होंगी ना, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर की जगह AB होगा या PQ होगा या RS होगा, क्या होगा वो आपकी हेडेक है, लेकिन परपेंडिकुलर जरूर होगा, एक बेस जरूर होगा, एक हाइपोटेनियस जरूर होगी। In this way, sin x will become perpendicular upon hypotenuse, और cos x आपका क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दूसरा रेशो, है ना। तीसरा रेशो क्या बनता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वहां से चेक कर लेंगे आप लोग, ठीक है। अभी क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल ही था तो और भी आसान है, H/P लिख दो डायरेक्ट ही, आपको HP नहीं लिखना है ना, आपको पूरा लिखना। खैर, sec x क्या हो जाएगा आपका? H/B डन। इसी तरीके से कोट क्या हो जाएगा आपका? B/P। बात पकड़ में आ गई? ये है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसको पोज करके नोट कर लेना एक बार, इसी तरीके से नोट कर लेना, आसानी रहेगी समझने में। और इसको याद भी आप थोड़ा सा कर लेना, इसका सीक्वेंस यही रखना। सीक्वेंस क्या रखोगे? ध्यान से सुन लो, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, इसी सीक्वेंस में याद कर लेना। और लिखना भी ऐसे, बताऊंगा क्यों। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, आगे बहुत काम आएंगे, है ना। जब ये ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा तो उसकी पावर को कम करने के लिए इसकी हेल्प ले लेंगे, है ना। एक दूसरे के उल्टे है ना, दैट्स व्हाई। ओके,
तो इतना कर लेने के बाद अब सवाल क्या उठता है, सर ये बड़ा घिचपिच सा लग रहा है, समझ में नहीं आएगा, कैसे याद रहेगा, हमें क्या पता चलेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पे ये लिखना है, ये लिखना है, वो लिखना है, पता नहीं क्या क्या लिखना है। तो अधिकतर टीचर्स इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, हमें भी किसी टीचर ने सिखाया ही है, ऐसा नहीं है कि हम बाई बर्थ ही इंटेलिजेंट रहे हैं, तो हमने भी सीखा ही है सब कुछ बेटा। तो आज वही चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, है ना। होता क्या है, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये याद रखना, इसे दोबारा बोल रहा हूं मैं, समझ लो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब ये सोना चांदी क्या है इसको समझ लो। साइन कोस टेन, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, तो जहाँ जहाँ P लिखा है परपेंडिकुलर, B लिखा है तो बेस और H लिखा है तो हाइपोटेनियस। अभी दिमाग लगाओ थोड़ा सा, साइन कोस टेन एंड कोसेक सेक कॉट। मजे की बात यह है कि इनको कभी भी बिना एंगल के नहीं लिखना है, अगर लिखा तो ये साइन की जगह सिन हो जाएगा, सिन मतलब पाप हो जाएगा। तो एंगल मान लेते हैं, कुछ भी थीटा मान लेते हैं, है ना। तो कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ऐसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, डन, एंगल मान लिए मैंने। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब कैसे याद रहेगा आपको, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है, तो रेशियो होती है साइन थीटा इज P अपॉन H, क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कॉट थीटा, थीटा हियर इज द एंगल नथिंग एल्स, जैसे x माना था अभी थीटा मान लिया, ये x की तरह ही है। तो इसको कॉट थीटा की बात आ गई तो कॉट को देखा हमने। अब ये नीचे है ना बेटा, तो नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, तो B अपॉन P दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ तक बात पकड़ में आ रही है। इस तरीके से 6 की 6 रेशो आप लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। यानी कि साइन थीटा, कॉट थीटा और ये इनके रिलेशन जो आप लिख रहे हैं, तो इनको मैं एक बार सीक्वेंस में लिख देता हूँ सभी को, आपको दोबारा से क्लियर हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू दिस, cos theta is equal to base upon hypotenuse, tan theta is equal to perpendicular upon base, after that cosec theta is equal to h upon p, sec theta is equal to h upon b and cot theta is equal to b upon p, done। तो ये जो 6 की 6 रेशो है ना, ये जो 6 रेशो हैं आपके सामने, इन्हीं को हम टी रेशोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टी रेशोज। यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, नाउ चैप्टर बिगिन एक्चुअली। अब तक सिर्फ समझ रहे थे, इसके नाम को क्लियर कर रहे थे, है ना, वो इसीलिए हमने सब ट्रायंगल वायंगल ये सब पढ़ा। यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। तो आपके चैप्टर की सबसे पहली टर्म है दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एक्यूट एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एक्यूट एंगल्स एक्चुअली। तो एक्यूट एंगल का खेल आप समझ ही गए हो, मैंने समझा दिया आप लोगों को। तो अभी यहाँ पे क्या बात आ जाती है कि आप टी रेशोज समझ रहे हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को समझ रहे हैं। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं। तो वो रेशोज क्या क्या होती हैं कि आप कोई भी एंगल आप मतलब एज ए रेफरेंस पॉइंट यूज़ कर लेते हैं, एज ए रेफरल एंगल यूज़ कर लेते हैं। उस एंगल के बिहाफ से जो भी आपका परपेंडिकुलर बनेगा, बेस बनेगा या हाइपोटेनस बनेगा, ये तीनों, इन तीनों की 6 रेशोज बनती हैं। उनमें सबसे पहली रेशो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जिसे साइन से डिनोट कर लेते हैं, साइन और जो भी आपका एंगल है। फिर दूसरा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, फिर होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और फिर इन तीनों के रेसिप्रोकल्स हो जाते हैं। एम आई राइट? अब ये बात अगर आपको समझ में आ गई है और ये रेसिप्रोकल जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ये भी समझ में आ गया है, तो आपको एक चीज़ और बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी और बहुत काम की चीज़ है, उसे देख लो। और वो क्या है, वो ये कि साइन थीटा एक्चुअली इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसी तरीके से कोसेक थीटा साइन थीटा के इक्वल होगा और कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा के। इसी तरीके से सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, और इसी तरीके से जो टेन थीटा है वो इक्वल है 1 अपॉन कॉट थीटा के, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। यहाँ तक की बात पकड़ में आ रही है? अगर यहाँ तक की बात पकड़ में आ गई और ये चीज़ समझ में आ गई,
आपकी अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो यू हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट एक्सरसाइज, है ना, विदाउट स्टार्टिंग, बिना शुरू करे आपकी पहली एक्सरसाइज खत्म हो गई है। कैसे हो गई है मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस किया हुआ है ना, कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ गए हैं तो एकदम से याद नहीं हो पाती हैं बच्चों को, मैं मानता हूँ कि सभी को याद नहीं हो पाती, मुझे भी एकदम से याद नहीं हो पाई थी। तो वही अपना पंडित जी को बुला लेते हैं वापस। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, यानी कि साइन कोस टैन कोसेक सेक कॉट। इसे आप 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। या क्वेश्चन इतने सारे मैं करा दूंगा आपको खुद ही याद हो जाएगा, नीड नॉट टू वरी। तो मान लेते हैं कोई ट्राइंगल है आपके पास, है ना, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है आपके पास ABC, ठीक। आपको ये साइड दे दी, आपको मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, और ये साइड दे दी आपको 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और फाइंड साइन C, समझ रहे हैं ना। और यहीं पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी समझना, पहला आपको निकालना है साइन C, दूसरा आपको निकालना है साइन A, तीसरा आपको निकालना है कॉस C, चौथा आपको निकालना है कॉस A। ये क्वेश्चन समझ गए। अभी मेरे पास रिलेशन में या तो साइन है या कॉस है। अभी दिमाग की बत्ती जलाओ, अगर मैं बात साइन की करता हूं तो P/H आएगा। क्या आएगा? P/H। लेकिन अगर एंगल में C ले रहा हूं, एंगल कौन सा ले रहा हूं? C, ये वाला, तो P की जगह क्या वैल्यू आएगी? ध्यान से देखना। अगर पहला पॉइंट सोल्व करूं तो मुझे वैल्यू निकालनी है साइन C की, तो P/H आएगा, नो डाउट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ही आएगा। देखो साइन से मुझे पता चला कि रिलेशन कौन सा आएगा, और एंगल मुझे बताएगा कि परपेंडिकुलर की जगह लेना क्या है एक्चुअली। तो एंगल मेरा C है, तो परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए? द अपोजिट साइड ऑफ द एंगल चूजन विल बी परपेंडिकुलर। मुझे स्टार्टिंग में कहानी लिखवाई थी। तो अपोजिट साइड कौन है इसके? AB है। तो क्लियरली आप क्या लिख सकते हैं? इट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज AB, दैट इज AB अपॉन हाइपोटेनियस इज AC हो गया। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। AB आपके पास 4 है, AC आपके पास है ही नहीं, मामला गड़बड़ हो गया, है ना। तो सबसे पहले आप ये समझ लो, आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल था, है मतलब, तो राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड देकर उसने आपको छोड़ दिया, तीसरी नहीं दी। कोई बात नहीं है, तो हम पहले सीख चुके हैं, अगर 2 साइड है तो तीसरी निकाल ही लेंगे। पाइथागोरस नाम की भी तो एक चीज़ होती है, उसका जब आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेंगे? द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2, मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 16 25 स्क्वायर रूट 5। तो ये कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर आ जाएगा ले देके, है ना, निकाल लेंगे आप लोग। ओके, तो वैल्यू रख लेंगे इसकी, कितनी आ गई? 4/5। तो साइन C की वैल्यू आ गई कितनी? 4/5। हाँ ठीक है, डन। अब दूसरी वैल्यू निकालते हैं, साइन। तो लेना तो आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ही है, लेकिन अब की बार परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा? सॉरी, एंगल तो मैंने लिखा ही नहीं। एंगल में क्या लेना है? A, तो रहेगा तो ये P/H ही, लेकिन एंगल हमने क्या ले लिया? A। और जैसे ही मैंने एंगल A लिया, अब दिमाग की बत्ती जलाओ, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है बेटा। अगर मैंने एंगल ये ले लिया तो परपेंडिकुलर ये बन जाएगा। अब ये नहीं है परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर क्या है? BC। CB लिखो या BC एक ही बात है। तो BC/AC वैल्यू पुट करेंगे तो इट विल बी 3/5, यानी कि साइन A की वैल्यू आ गई 3/5। बात पकड़ में, इन दोनों चीज़ों को ध्यान से देखें। डन। अब आगे चलते हैं, कॉस C। तो जब आप कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो पहले कॉस के हिसाब से देखेंगे रिलेशन क्या होता है, फिर C के हिसाब से देखेंगे कि परपेंडिकुलर बेस जिसकी भी हमें ज़रूरत है वो कौन सा होगा। तो चलो कर लेते हैं, इट इज़ कॉस C। तो कॉस मुझे बताएगा कि B/H लेना है। क्या लेना है? B/H लेना है ना। ये तो मुझे कॉस ने बता दिया कि B/H लेना है। पंडित जी की मदद ले लेंगे ना यहाँ से। तो B/H लेना है। चलो जी, एक बात तो कंफर्म हो गई कि B/H लेना है। अब फिर मुझे एंगल चेक करना पड़ेगा, ध्यान से देखना, एंगल देखना पड़ेगा कौन सा है। एंगल देखा तो C है, एंगल कौन सा है? C है, और मुझे B चाहिए। तो अगर ये एंगल C है तो अपोजिट साइड बन जाती है परपेंडिकुलर। क्या बन जाती है? परपेंडिकुलर। और अगर ये परपेंडिकुलर बनी तो ये क्या बनेगी? बेस बनेगी। हाइपोटेनस का तो आपको कुछ नहीं करना, दैट इज फिक्स। तो आपका बेस क्या बन गया आपकी बार? CB, है ना। और हाइपोटेनस तो आपकी है ही AC, उसको तो कुछ करना ही नहीं। आई एम राइट। तो जब आप वैल्यूज पुट करेंगे दैट इज 3/5,
3/5। यहीं से एक और रिजल्ट निकल सकता है वैसे, लेकिन वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, उससे पहले कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो 3/5 आ जाता है रिलेशन, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 3/5। इसके बाद अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ cos a की वैल्यू निकालता हूँ अगर, तो उसको समझ लो वो क्या होती है, फोर्थ एंड लास्ट ऑफ दिस। तो cos ने मुझे बताया कि B/H आना चाहिए भैया, ध्यान रखना, ठीक है। फिर मैंने एंगल से पूछा आपका क्या विचार है, तो एंगल ने कहा कि मैं बैठा हूँ जी ऊपर, और मैं अगर ऊपर हूँ तो परपेंडिकुलर हमेशा मेरे सामने होगा, मेरी नज़रों के सामने, ठीक है। मैं उसे अपने साथ भी नहीं रखूँगा और दूर भी नहीं जाने दूंगा, अपने सामने रखूँगा नज़र के, तो इसके अपोजिट वाला ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। मुझे क्या चाहिए वैसे, बेस चाहिए, बेस उसके साथ है ना, तो बिना बेस के तो कोई चीज़ टिक ही नहीं सकती ना, तो बेस उसके साथ है, तो इस एंगल के साथ वाला बेस बन गया, तो बेस क्या हो गया, 4 हो गया, और हाइपोटेनस क्या आपको पता ही है, दैट इज़ 5 फिक्स्ड, क्लियर। तो ये वैल्यू बन जाती है आपकी 4/5, डन, सॉरी, तो ये हो गई आपकी 4/5। तो एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया था ये, है ना, इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान से देखो, इसको आप नोट कर लेना जरूर, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं और लेता हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा पेचीदा करने के लिए दे दिया जाता है ऐसे, एक्चुअली आपको दे दिया जाता है कि पहला क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल टू लेट्स से 3/5, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/5। फिर आपसे कहा जाएगा फाइंड ऑल टी रेशोज, बाकी सारी निकालो, है ना, बाकी सारी निकालो, या उनमें से कुछ पूछ लेगा, तो जो भी पूछे आप निकाल लोगे, आपके पास तो सारी हैं। पंडित जी है ना आपके पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जितनी बार लिख लोगे खुद ही याद हो जाएंगी सारी, फिर ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर, तो साइन थीटा अगर ये है तो बाकी निकालना है, बाकी निकालना है मतलब तो यहाँ दिमाग देना जरा थोड़ा सा, कोई ट्रायंगल बनाओ, एक एंगल बना लो थीटा, ये 90 डिग्री ले लो, इसने थीटा लिया है ना, इसलिए मैंने यहाँ थीटा लिया है। अगर ये अल्फा लेता तो अल्फा लिख लेता, एक्स लिखता तो एक्स लिख लेता। इस थीटा के लिए कंफ्यूज मत होना, इसे थीटा बोलते, देखो मैं बता देता हूँ, बहुत से बच्चे इसके नाम से डर जाते हैं बस, है ना, कि भयंकर सा नाम है तो पता नहीं इसका कुछ अलग ही सिस्टम होगा, ऐसा नहीं है। जैसे हमारे वो है ना पुराने वाला वेरिएबल जो बचपन से सीखते आ रहे हैं, एक्स, तो वही है ये भी, ये इसका ये दूसरे देश का है दरअसल, तो ये ग्रीक लेटर में यूज़ होता है ना, ग्रीक जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा एंड सो ऑन, मुझे भी नहीं आते, तो उनमें कहीं जा कर के थीटा आता है, जैसे हमारे ABCD में जा कर के कहीं लास्ट में एक्स आता है, ऐसे उनके यहाँ थीटा आता है। तो एज अ वेरिएबल इट इज़ यूज हियर, नथिंग एल्स, थीटा की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, कोई न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ एक एंगल के लिए एक हमने वेरिएबल ले लिया है। तो साइन थीटा ले लिया मैंने, तो ये वाला एंगल मान लिया। होता क्या बेटा, मतलब अगर आप इसको कर रहे हैं तो अगर आपने ये वाला एंगल लिया है ना नीचे वाला, तो देखने में भी आसानी हो जाती है ना, फिर नीचे वाला बेस है और ये वाला परपेंडिकुलर है, अगर इसको थीटा मान लूँगा तो एक्चुअली ये बेस बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो कोशिश करो जब एग्जामिनर आपको खुद ही कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा तो अपनी मर्जी से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फिर एंगल नीचे वाला ही मान लो, डन। तो अगर साइन थीटा आपको 3/5 गिवन है, अब दिमाग की बत्ती जलाना थोड़ी सी, तो साइन थीटा तो इक्वल होता है किसके, साइन थीटा किसके इक्वल है, P/H के, P/H के, और गिवन किसके इक्वल है, 3/5 के। तो क्या आप कह सकते हैं कि P/H जो है वो 3/5 के इक्वल है, बिल्कुल होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो अगर होगा तो कॉमन रेशो को x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कॉमन रेशो x, जो आप 6th 7th क्लास में कर चुके हैं। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी 3x और हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाएगी 5x। बात पकड़ में आई। ऐसा करने के बाद अब आपको क्या निकालना है, बेस निकालना है। अब आप जानते हैं यानी कि परपेंडिकुलर आपका हो जाता है 3x और हाइपोटेनियस हो गई आपकी 5x। जब आप इसको निकालेंगे तो पाइथागोरस लगाएंगे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, आप लिखेंगे 5x का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर, और जब आप इसको सोल्व करेंगे, मैं यहाँ कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 25, ये बेस का स्क्वायर एक्चुअली, तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, डन, इज इक्वल टू में बेस का स्क्वायर चल ही रहा है, तो बेस इज इक्वल टू अंडर रूट में 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर गिव्स यू 16x स्क्वायर। अब बेस कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x, तो ले दे के बेस कितना आ गया 4x। बात पकड़ में आई। अब अगर यहाँ से आपको बाकी सारी टी रेशोज निकालनी है, अब बाकी में से मैं सिर्फ एक ही निकाल देता हूँ, आप समझ जाएंगे आगे की कहानी। मान लेते हैं आप सिर्फ कोस थीटा निकाल रहे हैं फिलहाल, ठीक है, कोस थीटा। तो कोस थीटा के लिए आपको क्या चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले,
यानी कि बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है हमारे पास 4x और हाइपोटेनियस क्या है 5x, x से x क्या बचा क्या 4/5। डन। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो बड़े मतलब डिटेल में जाके क्वेश्चन पूछना, कुछ को ये है कि समझ में आए या ना आए क्वेश्चन जरूर पूछना। खैर मुझे पसंद है ऐसे बच्चे जो क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो अभी देखो फ्रेंड्स होता क्या है एक्चुअली, x से x कट गया, वापस ये आ गया। अब मुझसे एक बच्चा कहता है कि सर एक बात बताओ, ये क्यों तो आपने x यहाँ पे माना जब आपको पता है ये रेशो में कटना ही कटना है ना। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाता है, एक आध नंबर में आ जाता है, आपको सिर्फ टिक करना है, तो इतनी बड़ी कहानी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे सेकंडों में कर सकते हैं। देखो जैसे आपने देखा 3 सपोज आपको गिवन क्या था, हाँ 3 और 5 गिवन था, 3 और 5। तो आप देखेंगे हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर है तो बेसिकली माइनस ही करना पड़ेगा क्योंकि ये बराबर होता है इन दोनों के प्लस के। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, माइनस किया 16, स्क्वायर रूट किया 4 आ गया, डन। मेहनत नहीं करनी, ठीक है। 4 आने के बाद यहाँ 4 लिख दो, बाकी जो रेशो पूछिए डायरेक्ट लिख दो, आपको पता है x कटेगा तो वहाँ चल जाएगा ये काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आ जाए, 2 नंबर में आ जाए और आपसे एक्सप्लेनेशन ही मांग ले, तो यू हैव टू राइट द कॉमन रेशो, देन यू हैव टू राइट द कॉमन रेशो, दिस इज द वे एक्चुअली। अब होता क्या है, P/H एक रेशो है बेटा, है ना, ये एक रेशो है। तो 3/5 एक रेशो की वैल्यू है। हो सकता है इस ट्राइंगल की ये वाली साइड जो है हो सकता है कि 3 3 ज़ा 9 और 5 3 ज़ा 15, हो सकता है ये 9 हो और ये 15 हो, है ना, 3 टाइम्स हो, तो 3 से डिवाइड होकर के रेशो 3/5 हो, आई हो, हम राइट। तो इस वजह से हम श्योर नहीं है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू है या रेशो है, तो इसलिए हमें कॉमन रेशो माननी पड़ती है जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें एक और क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो वो समझ लो क्या है, और थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं ना, आदत है एग्जामिनर की। ABC राइट एंगल एट B, आपसे बोल दिया कि BC जो है वो 5 सेंटीमीटर है। अब ध्यान से देखना, अब आपको कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशो गिवन नहीं है, वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर जो भी होगी। तो यहाँ पे कॉमन रेशो वगैरह मानने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, ज़रूरत ही नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास है। खैर उसके अलावा आपको दे दिया कि आपसे कहा BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और क्वेश्चन में लिखा होगा द सम ऑफ द रिमेनिंग टू साइड इज 25। इसका मतलब AC प्लस BA या AB लिख लो इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये गिवन है, ये कहानी गिवन है। और मान लेते हैं आपसे पूछा है क्या, tan ले लेते हैं आपकी बार, tan थीटा पूछा है, ठीक है, साइन कोस तो कर ही लिया हमने, tan ले लेते हैं आपकी बार। तो tan थीटा पूछा है तो tan थीटा निकालने के लिए मुझे चाहिएगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिएगा, वो आप पंडित जी से पूछ लेंगे, है ना, लिख करके। ओके, तो जब आपको परपेंडिकुलर और बेस चाहिए तो अगर एंगल में ये वाला मान लूँ थीटा, है ना, तो बेस तो चलो आ गया, परपेंडिकुलर नहीं है, निकालना पड़ेगा। परपेंडिकुलर मेरे पास AB है लेकिन AB की वैल्यू नहीं है, लेकिन AB प्लस AC है, तो मैं क्या करूँगा, बस जो गिवन है वही आपका हिंट है, ध्यान रखना हमेशा। तो इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को आप कोई वेरिएबल मान लो AB इज इक्वल टू x है ना। तो AB अगर x होगा तो AC प्लस x इज इक्वल टू 25, देन AC इज इक्वल टू 25 माइनस x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ध्यान से देखो, बिल्कुल होगा जी। अगर होगा तो यहाँ आप 25 माइनस x लिख सकते हैं, डन। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो ये सेंटीमीटर है, अगर 1 सेंटीमीटर है तो बाकी सब सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर मान लिया हमने, है ना। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो फिर वही पाइथागोरस, तो पाइथागोरस की हेल्प लेंगे तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि सोल्व कर लेते हैं। अब ध्यान से देखो, आप लिखेंगे 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर जो है वो बराबर होना चाहिए, एक तो एक्स स्क्वायर के और दूसरा 5 के स्क्वायर के, होना चाहिए कि नहीं, हाँ जी होना तो चाहिए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बात पकड़ में आ रही है, आइडेंटिटी खोल दी ना, इज इक्वल टू, आप चाहो तो इसे इधर डायरेक्ट भी ला सकते हैं, जैसे माइनस में ले आते खैर। तो इधर बचा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 25, इसे ऐसे छोड़ देते हैं, फिलहाल आगे चलते हैं। अब इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस का है, इधर भी प्लस का है, तो दोनों कट जाएंगे क्योंकि उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। उसके बाद आप देखेंगे कि 625 ये है और वो इधर माइनस में आ जाएगा, तो ये बचेगा, ले देंगे 600, ये माइनस का उधर जा करके प्लस हो जाना है, यानी कि 50x, ये 50 नीचे आ जाना है, तो x की वैल्यू ले दे करके हो गई 600 अपॉन 50, 0 से 0 गया, 12 5 60 होता है आई थिंक, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो आप कह सकते हैं कि AB की वैल्यू तो 12 है और ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस 12 विल बी
13, तो ये 13 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है। और जैसे ही आपके पास तीनों साइड आ गए पाइथागोरस थ्योरम से, अब टेन थीटा क्या जो मर्जी पूछ ले 6 की 6 में से, है ना। लेकिन उसने टेन थीटा पूछा है तो ज़्यादा चैलेंज करना भी ठीक नहीं है किसी को, है ना। तो बस इतना ही बता देते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, तो पी इज 12 एंड बी इज 5। कहानी खत्म, डन। तो अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े से बेसिक को समझा है ना। हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है, फिर हमने देखा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहना चाह रही है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या हैं एक्चुअली। तो कुछ नहीं है, ट्राइंगल है, उसकी 3 रेशोज़ बन सकती हैं और 3 से फिर और 3 बन सकती हैं, मतलब उनके रेसिप्रोकल्स बन सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने कर लिया, 3-4 क्वेश्चंस कर लिए हैं हमने इस पर। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्री नाम की कोई चीज़ है, जो भी है बहुत मज़े की है। छोटा सा हमने कर लिया इसके बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बारे में बात करेंगे, हम इसको और डिटेल में जानेंगे और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।